प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर आर्थिक विकास एवं नियोजन के अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय पर बात करेंगे। आर्थिक विकास एवं नियोजन नामक अध्याय का अध्ययन करने के बाद हमें निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। नंबर 3, छात्र राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अच्छे से समझ सकेंगे। इसी के साथ साथ छात्र प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा को समझ सकेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा के बारे में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा क्या है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं। किसी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। अगर हम अति संक्षेप में बात करें तो किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, का उत्पादन करते हैं। ये ही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है तथा मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। एक बार पुनः इस परिभाषा को समझिएगा। किसी भी देश का श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष जितनी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, ये ही उस देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है और मशीनों की गिरावट को घटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के बारे में। आखिर राष्ट्रीय आय को ज्ञात कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय किस अवधि के लिए ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है राष्ट्रीय आय के बारे में कि राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत को शामिल किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा। राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के बारे में तीसरी महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। तो अभी हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बात की। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने से संबंधित हमने बात की और इसमें हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है। अगर भारत की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में भारत में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य के योग को ही हम राष्ट्रीय आय
कहते हैं। और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है, मशीनों की गिरावट को इसमें से घटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो हमें जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को निकालने का एक बड़ा साधारण सा सूत्र है, देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1, राष्ट्रीय आय क्या है व इसे कैसे ज्ञात करते हैं, लिखिए। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय क्या है व इसकी गणना का सूत्र लिखिए। नंबर 3, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, लिखिए।